हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए। जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कृषि की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से एक मेरा निवेदन है कि इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाने वाले उन समस्त सेशन को अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके अंतर्गत उन चुनिंदा प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत मुख्यतः फोकस किया जाएगा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, और टारगेट रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का और आपको एक सफल शिक्षक बनाने का। आप लोगों को एक यहाँ पे एक सूचना और है आप लोगों के लिए दोस्तों। जो सीरीज पहले चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर की, वो कंटिन्यू जारी रहेगी और बीच बीच में दोस्तों आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जाएंगे। तो आइए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाल अतिसार रेड कॉक्सीडायोसिस रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रेड कॉक्सीडायोसिस रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। रेड कॉक्सीडायोसिस जो होती है डिजीज़ दोस्तों पशुओं में, ये किसके द्वारा होती है? ये दोस्तों प्रोटोजोआ जनित एक बीमारी होती है। और आप लोगों को यहाँ पे हम बता दें, इसी को दोस्तों लाल अतिसार को ही खूनी दस्त के नाम से जाना जाता है। लाल अतिसार, लाल अतिसार या खूनी दस्त, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसी को खूनी दस्त भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करते हैं जीवाणु जनित बीमारियां जो पशुओं में होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक गलघोटू दोस्तों होता है, जिसे गलघोटू कहते हैं, गलघोटू। हेमियोमॉर्गिक सेप्टिकेमिया, हेमियोमॉर्गिक सेप्टिकेमिया जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होती है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। किसके द्वारा होती है दोस्तों? पास्चुरेला बोविसेप्टिका जो बैक्टीरिया होती है उसके द्वारा ही गलघोटू हेमियोमॉर्गिक सेप्टिकेमिया नामक डिजीज पशुओं में देखने को मिलती है। दूसरी होती है दोस्तों गिल्टी रोग, जिसे एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा एंथ्रेक्स। ठीक है, एक होता है लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है, ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, ये जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं। ये सबसे पहले दोस्तों गलघोटू, दूसरे नंबर पे एंथ्रेक्स और लंगड़ा बुखार। ये महत्वपूर्ण बीमारियां जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहीं पे विषाणु जनित बीमारियों की। विषाणु जनित बीमारियां जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। विषाणु जनित बीमारियां जो पशुओं में देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एफएमडी होती है, यानी कि फूड एंड माउथ डिजीज़। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है? ब्लू टंग डिजीज़ ब्लू टंग डिजीज होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिंडर पेस्ट बीमारी होती है। इसी को पोकनी डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। पोकनी डिजीज़ जो होती है इसी को कहा जाता है, और इसका उन्मूलन अब भारत से हो चुका है और इसी को पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, रिंडर पेस्ट, पोकनी या फिर पशु प्लेग के नाम से जानी जाने वाली बीमारी कौन सी है? ये है रिंडर पेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कवक जनित बीमारियों की, जो कि अक्सर जानवरों में देखने को मिलती हैं।
कवक जनित डिजीज जो होती हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले नाम आता है रिंग वार्म। ये अक्सर पशुओं में देखने को मिल जाती है, ठीक है, रिंग वार्म, जिसे दाद के नाम से जाना जाता है। और एक होती है गिल्ट रॉट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, जो कि गिल्ट रॉट, जो कि इसमें होती है मछलियों में देखने को मिलती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, गिल्टी रोग जो होता है तो विषाणु जनित होता है, और सॉरी ये क्या होता है, जीवाणु जनित होता है, और ये पशुओं में देखने को मिलता है, जबकि गिल्ट रॉट जो होता है ये डिजीज़ मछलियों में देखने को मिलती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम या 7 से 8 किलोग्राम? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 से 6 किलोग्राम, यानी कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। वहीं पे यदि एक मतलब इसे मिश्रित क्रॉप में उगाया जाए, तो मिश्रित फसल के रूप में अगर सरसों को दोस्तों उगाया जाता है मिश्रित खेती के रूप में, तब वहाँ पे बीज दर दोस्तों इसकी क्या होनी चाहिए? 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही प्राप्त होती है, ठीक है। या सिंगल बुआई होती है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि किसी फसल के साथ में मिलाकर बोया जाता है तो 1 से 1.2 से 2 kg ही पर्याप्त होती है प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंगूर लता किस फसल की एक किस्म है? अंगूर लता के बारे में बताना है, टमाटर की, आलू की, फूल गोभी या प्याज? जो लोग आंसर दे रहे हैं दोस्तों टमाटर, वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा टोमेटो। क्या होगा? टोमेटो। अंगूर लता जो किस्म है किसकी है? टमाटर की एक महत्वपूर्ण किस्म है। टमाटर को दोस्तों ही गरीब का संतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बॉटिकल नेम सबसे पहले नोट कर लीजिए। अंगूर का टमाटर का बॉटिकल नेम आप लोगों को नोट करना है, लाइको पार्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइको पार्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइको पार्सिकॉन एस्कुलेंटम। फैमिली की बात की जाए तो सोलेनेसी, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। फैमिली सोलेनेसी है। उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, ओरिजिन जो है दोस्तों, ओरिजिन जो है इसकी पेरू है, जो कि कहाँ पड़ता है? पेरू मैक्सिको, यानी दक्षिण अमेरिका में। और टमाटर का जो लाल रंग होता है दोस्तों किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। विटामिन सी जो टमाटर में पाई जाती है वो 31 मिलीग्राम, विटामिन सी 31 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम टमाटर में दोस्तों देखने को मिलती है। टमाटर को ही दोस्तों गरीब का संतरा या उल्फ एप्पल के नाम से जाना जाता है। उल्फ एप्पल या फिर गरीब का संतरा टमाटर को ही कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बकरी के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बकरी का दोस्तों पूछा गया है। जो लोग आंसर दे रहे हैं बी, वो बिल्कुल सही है। बकरी के जो शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी और भेड़, बकरी व भेड़ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पे गाय और भैंस की बात की जाए, गाय व भैंस के शरीर का टेम्परेचर जो होता है दोस्तों सामान्यतः 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुर्गियों का जो शरीर का टेम्परेचर होता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पे सुअर यानी कि पोर्क जो होता है, सुअर जो होता है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके शरीर का सामान्यतः टेम्परेचर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
हिरन के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? फॉन, ड्रैक, लैम्पकिन या सोगिल्ट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना है। यहाँ पे बकरी हिरन के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फान। क्या होगा? हिरन के नवजात बच्चे को फान कहा जाता है। बतख का जो नर होता है दोस्तों उसे ड्रेक के नाम से जाना जाता है। बतख में जो नर होता है उसे ड्रेक के नाम से जाना जाता है। लैम्बकिन जो होता है भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्बकिन कहते हैं। और सो या गिल्ट की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? सो या गिल्ट, ये किसके बच्चे को कहते हैं? सुअर। सुअर के बच्चे को सो या गिल्ट कहा जाता है। ठीक है, फीमेल सुअर को, फीमेल सुअर को सो या गिल्ट कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉन। क्रूसीफेरी कुल की सफ़ेद गिरवी रोग, जो क्रूसीफेरी होती है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जो फैमिली होती है, इसमें जो सफ़ेद गिरवी रोग लगता है वो किसके द्वारा लगता है? कवक द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रूसीफेरी जो कुल की यानी कि फैमिली की जो फसलें होती हैं उनमें जो सफ़ेद गिरवी डिजीज लगती है वो किसके कारण लगती है? कवक द्वारा लगती है, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा या सूत्रकृमि द्वारा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कवक द्वारा, क्योंकि ये एक फंगल डिजीज होती है। क्या होती है? एक फंगल डिजीज होती है जो कि किसके द्वारा लगती है? एल्बिगो कैंडिडा फंगस के कारण। एल्बिगो कैंडिडा फंगस के कारण दोस्तों क्रूसीफेरी यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे सरसों है, राई है, तुरिया है, मूली है। इन सभी फसलों में दोस्तों जो गिरवी लगती है यानी कि वाइट रस्ट जो लगता है वो एल्बिगो कैंडिडा नामक फंगस के कारण लगता है। दोस्तों इसी में एक डाउनी मिल्ड्यू भी होता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। पर्नोस्पोरा पैरासिटिका जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए जिम्मेदार होता है। और एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है जो कि इस कुल की फसलों में लगती है, अल्टरनेरिया ब्लैक स्पॉट। अल्टरनेरिया ब्लैक स्पॉट डिजीज़ भी इस फैमिली के फसलों में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस, अल्बर्ट होवार्ड, मसानबू फुकोका या लुइस पास्चर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आधुनिक बॉटनी के जनक, बिल्कुल सही दोस्तों, आधुनिक बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। अल्बर्ट होवार्ड की बात की जाए तो जैविक खेती के जनक कौन है? जैविक खेती के जनक अल्बर्ट होवार्ड हैं। मसानबू फकोका की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या हैं? प्राकृतिक खेती के जनक। प्राकृतिक खेती के जनक। और लुइस पास्चर के बारे में आप लोगों को पता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। इन्होंने ही दोस्तों रेबीज के टीके की भी खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। GTH1 किसकी प्रथम संकर किस्म है? तंबाकू की, ज्वार की, बाजरा की, कपास की। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। GTH1 पूछा गया है। आप लोगों को दोस्तों बता दें GTH1 जो है ये तंबाकू की प्रथम संकर किस्म। किसकी? तंबाकू की। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है दोस्तों?
ज्वार की प्रथम संकर किस्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है। CSH1 क्या है दोस्तों? CSH1। और बाजरा की बात करें दोस्तों, ये भी पूछी गई है कई बार एग्जाम में। बाजरा की पहली संकर किस्म कौन सी है? HB1। और दोस्तों पूछी जाती है कपास की, H4, कई बार एग्जाम में पूछी गई। और एक होती है वारा लक्ष्मी, यह भी संकर की कपास की संकर किस्म है। बीटी कपास की दोस्तों बात की जाए तो प्रथम संकर किस्म क्या है? बॉल गार्ड। बीटी, इसमें जो प्रथम संकर किस्म है वो है बॉल गार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाय का अध्ययन कहलाता है सियोलॉजी, सेरियोलॉजी, पोमोलॉजी या साइलोलॉजी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। चाय का अध्ययन जो होता है दोस्तों, इसे सियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें टी साइलेंट है दोस्तों। और सीरियोलॉजी जिसे कहते हैं फसल चक्र का अध्ययन, फसल चक्र अध्ययन जो होता है, फसल चक्र का अध्ययन सीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फलोत्पादन का अध्ययन, फलोत्पादन का अध्ययन यानी फ्रूट साइंस का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत। लकड़ियों का अध्ययन जो होता है, लकड़ियों का अध्ययन साइलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चाय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चैवन किसके मांस को कहा जाता है? चैवन जो होता है किसके मांस को कहा जाता है? बकरा, सुअर, भेड़, गाय? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों चैवन जो होता है ये बकरे को मांस को कहा जाता है। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? चैवन कहते हैं। सुअर के मांस को दोस्तों क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। भेड़ के मांस को दोस्तों क्या कहा जाता है? मटन। और वहीं गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीफ। ठीक है, और बकरा क्या हो जाता है दोस्तों? चैवन। चैवन, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट किस परिवार की एक महत्वपूर्ण फसल है? मालवेसी, टिलियेसी, लेगुमिनेसी, लाइनेसी? आप लोगों को बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जूट जो है ये किस परिवार की एक महत्वपूर्ण फसल है? जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये टिलियेसी फैमिली की एक महत्वपूर्ण फसल है। दोस्तों जूट आप लोगों को पता है कि ये एक रेशेदार फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। जो रेशेदार फसलें होती हैं उसमें जूट है, कपास है और अलसी है। ये सभी कौन सी हैं दोस्तों? रेशे वाली फसलें हैं। मालवेसी में कौन सी आती है? कपास जो होती है दोस्तों ये मालवेसी में होती है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए लेगुमिनेसी में दोस्तों, तो लेगुमिनेसी में कौन सी आती है? सनई। सनई जो होती है दोस्तों ये लेगुमिनेसी फैमिली की एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। लाइनेसी की बात करें तो अलसी। अलसी के रेशे को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? बताइए, अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सी एक मूली की महत्वपूर्ण किस्म है? पूसा मेघाली, मधो, पूसा चेतकी या संतरी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पूसा मेघाली जो है, पूसा मेघाली ये किसकी महत्वपूर्ण फसल है? पूसा मेघाली, मधो और संतरी। ये दोस्तों तीनों फसलें जो हैं किसकी हैं महत्वपूर्ण? गाजर की। ये गाजर की वैरायटी हैं। और पूसा चेतकी की बात की जाए तो ये मूली की है। पूसा चेतकी ये मूली की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, पूसा चेतकी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पूसा चेतकी यानी कि सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व में कपास की प्रथम संकर किस्म
H4 किसके द्वारा सूरत में विकसित की गई थी? सीटी पटेल, बीपी पाल, केसी मेहता, आर एस परौदा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सीटी पटेल। सीटी पटेल के द्वारा ही प्रथम संकर किस्म, कपास की प्रथम संकर किस्म भारत में विकसित की गई थी, जो कि विश्व की प्रथम संकर किस्म थी कपास की, और इसका विकास सीटी पटेल के द्वारा सूरत में किया गया था। बीपी पाल के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, इन्हें गुलाब की खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ICAR के प्रथम डायरेक्टर भी रह चुके हैं बीपी पाल। नेक्स्ट, पैक्टिन की माप की जाती है जेलीमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, उपरोक्त तो सभी से। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर होगा जेलीमीटर। क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा जेलीमीटर। थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर की माप की जाती है। रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों गन्ने की परिपक्वता की माप रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952, 1979, 1929, 1982। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ICAR की स्थापना जो हुई थी, ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके 50 वर्ष कब पूरे हुए थे दोस्तों? 1979 में। 50 वर्ष जो होते इसके, 50 वर्ष स्वर्ण जयंती, 50 वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती 1979 में मनाई गई थी। इसी स्वर्ण जयंती के अवसर पर दोस्तों प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत ICAR की 25वीं यानी कि 50वीं जयंती, स्वर्ण जयंती के अवसर पर दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का एक ही उद्देश्य था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है? दोस्तों यहाँ पे बात की गई है बासमती राइस जो होती है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? 21 ग्राम, 15 ग्राम, 24 ग्राम, 30 ग्राम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। बासमती चावल का जो टेस्ट वेट होता है, बासमती चावल का टेस्ट वेट जो होता है दोस्तों कितना होता है? 21 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 21 ग्राम होता है। वहीं पे दोस्तों बात कर ली जाए बासमती चावल की, दोस्तों जो बासमती चावल का टेस्ट वेट होता है कितना होता है? 21 ग्राम होता है। और सामान्य चावल का जो टेस्ट वेट होता है दोस्तों, सामान्य चावल का टेस्ट वेट जो होता है ये होता है 25 ग्राम। और गेहूं के टेस्ट वेट की बात की जाए कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और ज्वार के टेस्ट वेट की बात की जाए दोस्तों तो ये कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की रोशनी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कर्व कार्ड, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए दोस्तों हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा कर्व कार्ड। सूर्य की रोशनी को मापने के लिए कर्व कार्ड का प्रयोग किया जाता है। मृदा में नमी को मापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मृदा में नमी। और वायु में आर्द्रता की माप की जाए दोस्तों, वायु में आर्द्रता की माप जो होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है। वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है? क्राउन रोड, इनिटिएशंस, बुआई के 30 दिन बाद, नर मंजरी आते समय या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें एक ही स्टेज है जो दोस्तों गेहूं की है, बाकी सब अन्य फसलों की दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राउन रूट स्टेज, जो कि 21 डेज होती है आफ्टर सोइंग।
यानी कि गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद जो स्टेज आती है उसी को कहते हैं क्राउन रूट स्टेज। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है। यदि एक ही सिंचाई दोस्तों गेहूं में उपलब्ध है तो इस स्टेज में सिंचाई करनी चाहिए। वैसे इसकी जो स्टेजेस होती हैं दोस्तों, क्राउन रूट स्टेज है, सेकंड होती है टिलरिंग स्टेज होती है। यदि 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो क्राउन रूट और टिलरिंग पे करनी चाहिए। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो लेट जॉइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज, यानी कि 6 स्टेजेस होती हैं जो क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं गेहूँ में सिंचाई की। ठीक है, यदि 6 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो इन स्टेजेस में हमें सिंचाई करनी चाहिए। यदि ये एक सिंचाई उपलब्ध है दोस्तों तो क्राउन रूट स्टेज पे हमें गेहूँ की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, और ये स्टेज होती है 21st डे आफ्टर सोइंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और बुआई के 30 दिन के बाद जो दोस्तों यहाँ पे की गई है, ये किस में की जाती है आप लोग बताइए। बुआई के 30 दिन बाद ये जौ के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है। जौ के लिए क्रिटिकल, नर मंजरी आते समय जो सिंचाई होती है, भुट्टे बनते समय, ये मक्का के लिए क्रिटिकल स्टेज होती है। मक्का के लिए नर मंजरी बनते समय और भुट्टे बनते समय। ठीक है, ज्वार में जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो कौन सी होती है, फूल आते समय ज्वार की क्रिटिकल स्टेजेस होती है जो सिंचाई की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोट वर्ड में दूध की रानी किसे कहा जाता है। गोट वर्ड में दूध की रानी सानेन, अल्पाइन, एंग्लो नोबियन या जमुनापारी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गोट वर्ड में दूध की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सानेन। सानेन जो होती है ये दुग्ध उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल होती है बकरी की। ठीक है, इसी को गोट वर्ड में दूध की रानी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवापोट्रांसपायरेशन को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। इवापोट्रांसपायरेशन बताना है दोस्तों, जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन। इसको किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लाइसीमीटर। इवापोट्रांसपायरेशन को लाइसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन को फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इवापोरीमीटर के द्वारा इवापोरेशंस को मापा जाता है। इवापोरेशंस को इपोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा में नमी की मात्रा को टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रोजन, कैल्शियम पोटास, कैल्शियम सल्फर या कैल्शियम फेरस। दोस्तों आप लोग जानते हैं सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि सुपर फास्फेट जो होती है इसमें फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से और 2 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, इसमें फास्फोरस की बात की जाए P2O5 कितना होता है, 16% होता है। ठीक है, और कैल्शियम की बात की जाए तो 19% होता है। वहीं पे सल्फ़र की बात दोस्तों की जाए सिंगल सुपर फास्फेट में तो ये लगभग में 12% होता है। और मैग्नीशियम जो होता है 0.5 मिलीग्राम होता है। ठीक है, और सूक्ष्म मात्रा में इसमें सिलिका भी पाया जाता है। ये होते हैं सुपर फास्फेट में पाए जाने वाले तत्व। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत, अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राज़ील। इसमें दोस्तों एक स्टेज होती है जिस स्टेज में हमें इसमें इंटरकल्चर की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं करनी चाहिए। बताइए कौन सी स्टेज होती है दोस्तों। जी हाँ, पेगिंग स्टेज जो होती है, पेगिंग स्टेज में दोस्तों जो अंतः क्रियाएँ होती है उनको हमें बंद कर देना चाहिए मूंगफली की फसल में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राज़ील। निम्न में कौन सी दलहनी फसल है जो आसानी से नत्रजन स्थिर नहीं करती है। अरहर है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा राजमा। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा दोस्तों राजमा, यानी कि डी। राजमा जो होता है दोस्तों इसमें नोड्यूलेशंस यानी कि जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स बनने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो बहुत ही ख़राब होती है। यही कारण है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है,
तो आप लोग याद रखेंगे राजमा। राजमा को फेजियोलियस वल्गेरिस, बॉटिकल नेम आप लोग नोट कर लीजिए, फेजियोलस वल्गेरिस। गुणसूत्र संख्या दोस्तों इसकी 22 होती है। उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण मैक्सिको। ओरिजिन जो है दक्षिण मैक्सिको, ठीक है। फैमिली आप लोगों को पता है कौन सी है? फैबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली है इसकी, ठीक है। निम्नांकित में से किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? फड़का, गन्ने का परेला, फूरा फुदका या हरा फुदका? दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक कीट होता है धान का। आइए आप लोगों को हम इसके इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा? भूरा फुदका। भूरे फुदके के द्वारा ही क्या होता है? धान की फसल में हापर बर्न देखने को मिलता है, भूरा फुदका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको हम इमेज दिखाते हैं इसकी। ये दोस्तों भूरे फुदके के द्वारा प्रभावित क्या है? क्रॉप है धान की। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये प्रभावित क्रॉप है जो कि भूरा फुदके के द्वारा हो गई। ये इधर आप लोग देख पा रहे हैं भूरे फुदके के इमेज दिखाए गए हैं। ये उसके फिगर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। इसके द्वारा प्रभावित फसल इस तरह की हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सुपर फास्फेट, ये तो क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा है? BSC, एग्रोसेन, GN, वीटावैक्स या कैप्टॉन? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा वीटावैक्स, क्योंकि फंजीसाइड जो था उसमें एग्रोसेंजियन जो है दोस्तों, एग्रोसेंजियन का भी उपयोग गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए किया जाता था। लेकिन ये फंजीसाइड जो थे उन फंजीसाइड में दोस्तों इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता था? बीज शोधन के लिए किया जाता है। उसमें एग्रोजेंसियन को अब फंजीसाइड की कैटेगरी में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस समय जो इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक उपयोग जो होता है गेहूं में करनाल बंट डिजीज के रोकथाम के लिए वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कार्बेंडाजिम या फिर थीरम का भी प्रयोग करनाल बंट डिजीज के लिए गेहूं में किया जाता है, ठीक है, बीज शोधन के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि दोस्तों आप लोग सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सकें। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करना। आज के सेशन में यहीं तक दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।